का जो है पैसेज इमिग्रेशन, उसको समझ लेते हैं। तो ये पैसेज और फ्री इमिग्रेशन का मतलब क्या था? ये ट्रेडिंग कास्ट और क्लासेस थी। जो व्यापार करने वाला जो हमारे यहाँ पे जाति या वर्ग होता है भारत में, ये लोग क्या करते थे, ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में से केनिया हो गया, तंजानिया हो गया, उगांडा हो गया, यहाँ जाया करते थे। ठीक है, ये व्यापारी वर्ग था, ये बात ध्यान में रखिए, जो गुजरात और पंजाब से आते थे। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या उसी के समय काफ़ी ज़्यादा ये साउथ अफ्रीका की तरफ जाने लगते हैं। तो ये जो इंडियन इमिग्रेशन होता है ईस्ट अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में, मेजर रीज़न ये होता है भारत के इतने पंजाबीज और गुजरातीज का जो व्यापारी वर्ग था इधर ईस्ट अफ्रीका साउथ अफ्रीका में जाने का, कि युगांडा में रेलवे सिस्टम बनने लगता है। ठीक है, रेलवे वगैरह बनने लगता है, वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, रेलवे रूट बनेगा तो साथ में शहर बसेंगे, लोग बसेंगे। तो इंडियंस स्पेशली गुजराती लोगों ने पाया कि यहाँ पे जो है काम बहुत मिलेगा, व्यापार करना आसान होगा, तो ये दुकान वाला बन गए, शॉपकीपर, दुकान वहां पे जाके चलाने लगे। ठीक है, एंड ये भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ के ईस्ट जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और जितना भी व्यापार और कमर्शियल जो वाणिज्य की एक्टिविटीज़ होती है उसमें गुजरातीज़ काफ़ी आगे हो जाते हैं। जो भारत के मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, जैसे कि नेटिव प्रोड्यूस जो हो गया, या मतलब ये सब चीज़ें जो वहाँ पे, मान लीजिए अफ्रीका में जो चीज़ है वहाँ बन रहा है, या मान लीजिए कि कुछ लोगों के ग्रुप को देखेंगे या पैसा उधार देंगे, या मास्टर, या कोई भी डोमेस्टिक चीज़ है, बार्बर, बुक मेकर, नर्समैन, टेलर, इन सब टाइप का काम करना शुरू करते हैं, और सब बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, और बहुत तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या समझा रही हूँ कि क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जब कई देशों को कॉलोनी बनाते हैं, तो उसमें से अफ्रीका भी होता है, तो साउथ और ईस्ट अफ्रीका में वो डेवलपमेंट करते हैं, रेलवे वगैरह बनाते हैं। तो रेलवे वगैरह बनने से क्या होता है कि काम की अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है भारतीय लोगों को, भारतीय जो व्यापारी वर्ग है, ठीक है, गुजराती और पंजाबी, तो वहाँ जाके वो दुकान वगैरह खोल लेते हैं, पैसा उधार देने लगते हैं, और हर प्रकार के बिजनेस में घुस जाते हैं, चाहे वो टेलर का काम हो, चाहे मास्टर का काम हो, चाहे कुछ भी बेचने का काम हो, और कुछ तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं किधर, अफ्रीका में। अब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बताने का कितना ईस्ट अफ्रीका में भारतीय यानी गुजराती और पंजाबी बिजनेस क्लास गया या व्यापारी वर्ग गया, पर डिफरेंट उसमें हम डिफरेंट रिपोर्ट में देखते हैं। कुछ मानते हैं कि 40 जो हज़ार इंडियंस हैं 1901 में, और 92,000 1931 में इस टाइम के फेस में गए थे। ठीक है, तो 40,000 से लेके ऑलमोस्ट 92,000 तक लोग भारतीय, स्पेशली गुजराती और पंजाबी व्यापारी वर्ग ईस्ट अफ्रीका में, युगांडा वगैरह में जाता है। ठीक है, और जब वॉर का फेज आता है 1963 वगैरह के टाइम में, तो और ज़्यादा इनका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, देख लेते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन क्या था? तो ये समझिए कि जब एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में आती हैं, नॉर्थ अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा में, जब एडवांस इंडस्ट्रीज़, कंप्यूटर और ऐसी मशीनें आने लगती हैं जिसके लिए पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, ये होता है लेट 60s में। ठीक है, तो थोड़ी आज़ादी का फेज़ भी आ गया होता है, और आज़ादी का हम लोग का मतलब वो वाला सिचुएशन शुरू हो गया होता है। तो क्या होता है कि जो हमारे जैसे विकासशील देश है, उन देशों से जो पढ़े लिखे और जिनके पास स्किल्स है, ठीक है, जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, जो बहुत अच्छे तरीके से शिक्षित वर्ग है, वो इन सारे विकसित देशों में जाने लगता है, विकासशील देशों से निकल के, बिकॉज वहाँ पे काम अच्छा होता है, रहन सहन का मतलब तरीका बहुत अच्छा होता है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, इस वजह से। ये इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये टॉपिक बहुत कॉमन है और सबको पता होगा। तो अगर हम बात करें अर्ली जो इस टाइम पे जाते हैं ब्रिटेन और नॉर्थ अमेरिका में, वो ज़्यादातर सिख होते हैं। आपको पता है कि कनाडा में कितने सिख रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इनका जो सिख वर्ग है वो ब्रिटेन में भी रहते हैं, सबसे बड़ा वर्ग है ब्रिटेन में, मतलब कहीं बाहरी देश का सबसे बड़ा वर्ग सिख का है, कनाडा में भी और यूएस में भी। नाउ मोर एंड मोर नॉन सिक्स आर ऑल्सो माइग्रेटिंग। अब और मतलब उस टाइम पे जब नया नया 1960s वगैरह का फेज शुरू होता है, तो नए नए जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल इंजीनियर्स, डॉक्टर होते हैं, वही मूव करते हैं, और ज़्यादातर सिख होते हैं। ब्रिटेन, कनाडा, यूएस में सबसे ज़्यादा वही होते हैं, लेकिन बाद में नॉन सिक्स भी जाने जो सिख जाति से या सिख धर्म से जो बिलोंग नहीं करते, वो लोग भी जाने लगते हैं। ठीक है, और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका,
ठीक है, इन सब कंट्रीज में ज़्यादातर जाने लगते हैं एजुकेटेड प्रोफेशनल, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पढ़े लिखा वर्ग, प्रोफेशनल वर्ग। ठीक है, तो क्या होता है, इससे नुकसान होता है हमारे देश को कि हमारे देश से पढ़ा लिखा वर्ग दूसरे देश में जाके काम कर रहा है, तो जो हमारे लिए काम करके हमको बेटर डेवलप कर सकता था। ठीक है, तो ये पढ़ी लिखी वर्ग है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट देशों में गई है, यूके, कनाडा, अमेरिका में, इनका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस जो वहाँ की राजनीति पे भी पड़ने लगा है। जैसे कि 4 मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन, मतलब कॉमन्स, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में जो हाउस ऑफ कॉमन, या मान के चलिए आपका लोकसभा जो हो गया हम लोग की भाषा में, वहाँ पे इंडियन लोग ही हैं। अभी तो बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के मेयर भी कनाडा में, मतलब भारतीय लोग मेयर बन गए हैं कनाडा में। भारतीय ओरिजिन की आप जानती हैं कि जानते होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट भी अमेरिका की हैं। ठीक है, कमला हैरिस। तो इस तरीके से हमारे भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस अमेरिका में, कनाडा में वगैरह होने लगा है। ठीक है, एंड बहुत बड़े बड़े वो हो, या तो प्रशासनिक पोस्ट हो या राजनीतिक पोस्ट पे भी भारतीय लोग जाने लगे हैं। अब लास्ट था लेबर इमिग्रेशन टू वेस्ट एशिया। ठीक है, तो फिफ्थ और फाइनल यही था पैटर्न, और इसमें हमें डिफरेंट है सारे से, जितने हमने चारों पढ़े उनसे काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे जो जर्नली वर्कर जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, और इन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता कि आप बच सकती है। दुबई उबई जो है ना, उन सब देशों में जो तेल वाले नेशन है, वेस्ट एशिया के वही कंट्री ना, जॉर्डन वगैरह हो गया, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो देशों के पास तेल वेल ज़्यादा है उन कंट्रीज़ में जाते हैं, वेस्ट एशिया के, या जहाँ पे काम ज़्यादा है, और इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप 1 साल 2 साल काम करेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली उसमें मेंशन होता है कि आप वहाँ बस नहीं सकते, वेस्ट एशियन कंट्री में बस नहीं सकते, आप बस काम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा है 2000 का। अब तो बहुत जाते हैं, गाँव में आप पूछिएगा तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे हम दुबई गए थे, तो सूडान गए थे, तो ऐसे ऐसे देशों में, गल्फ, पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ भी हो गई, उनमें जाया करते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से भारतीय जो कल्चर है, ट्रेड वगैरह है, पर्शियन गल्फ रीजन से बहुत ज़्यादा समय से है, एंड इंडियंस जो है वो वहाँ पे काफ़ी समय से रह भी रहे हैं 16th सेंचुरी से। छोटी कम्युनिटी भी आपको मिल जाएगी बनियास वगैरह की, जो वहाँ पे रहते हैं प्रेजेंट डे, इराक में, ईरान में, ओमान में, यमन में, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, सऊदी अरेबिया, ओमान, ईरान, इराक वगैरह में बहुत लोग काम करने के लिए भारत से जाते हैं। अब तो ये है कि अलाउड नहीं है कि आप वहाँ पे रह सकते हो, पर जो 1960s वगैरह के टाइम पे गए हैं कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जब ये रीजन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर 19th सेंचुरी में आता है, तो जो भारतीय व्यापारी वर्ग था वो इन सब कंट्रीज में जाके बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस वगैरह वो कर लेते हैं, और यहाँ भारतीय बैंकर, चाहे बिजनेस के तौर पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर, कस्टमर फार्मर एजेंट, ये सब, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये सब बन जाते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स जो हैं ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ से, जैसे कि पारसीज, गुजराती, हिंदूज एंड जैन, जो ये सिंधी लोग हैं, कोहराज मुस्लिम हैं। ठीक है, ये सब लोग, ये बहुत सारी इस टाइप की एक्टिविटीज़ में अभी भी इंडिपेंडेंस के बाद भी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ लगे हुए हैं। ये सब जो जाति या इस सब धर्मों के लोगों के बारे में मैंने बात की, पारसीज हो गए या हिंदू जैन और हो गए, ये लोग गल्फ़ कंट्रीज़ से ही व्यापार करते हैं, और आज़ादी के बाद भी। ठीक है, और गल्फ़ कंट्रीज़ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं और जो बहुत बड़े लेवल पे जिन लोगों को डिमांड है लेबर्स की, वो बहुत सारे इंडियन लोगों के तलाश में भी रहती है, और इंडियन लोगों को वहाँ पे काम भी मिल जाता है। वहाँ पे काम मिड 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जब तेलों के दाम बढ़ने लगते हैं, और भारतीय लोग काम की तलाश में और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में जाने लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेबर मार्केट जो है वेस्ट, वहाँ का लेबर मार्केट है ना, उस पर काफ़ी स्किल्ड लोगों की भी ज़रूरत है, चाहे नॉन स्किल्ड लोगों की ज़रूरत भी है, और टाइम टू टाइम, मतलब उसकी कितनी लेबर की ज़रूरत है, कितने कम की ज़रूरत है, वो बदलता रहता है। अगर हम अर्ली 1970s की बात करें तो 50,000 इंडियंस गल्फ़ कंट्रीज़ में थे। ठीक है, और जिस तरीके से ऑयल इकोनॉमी की डिमांड बढ़ी, पेट्रोल वगैरह ये सब जो भी हम लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ चला रहे हैं आजकल, तो सब कुछ उससे चलता है, तो उसी टाइम ऑयल की डिमांड बढ़ी, तो स्किल्ड भी लेबरर की, जिसको स्किल हो, जिनके पास कौशल हो, जिनके पास कौशल नहीं भी हो, दोनों प्रकार के लेबरर की ज़रूरत पड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा इंडियन लोग वहाँ पे चले गए। तो हम देखते हैं कि 1975 में 1,50,000 इंडियन वर्कर्स वेस्ट एशिया में होते हैं, एंड 1985 तक 1.5 मिलियन होते हैं। ठीक है, 1991 तक 1.5 मिलियन, आप खुद समझिए।
कितने ज़्यादा। तो अभी अगर हम बात करें तो ये अभी भी मुझे लगता है बहुत पुराना, 5-6 साल पुराना होगा। तो 4 मिलियन जो लोग इंडियन लोग हैं वो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्रीज़ जो हैं उनके अंडर मतलब वहाँ पे काम करते हैं। और 1/3 जो उनकी टोटल सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं 1.5 मिलियन, यूएई में 1 मिलियन रहते हैं, ओमान में जो केरला के लोग होते हैं वो लार्जेस्ट हैं वेस्ट एशिया में, ठीक है। और जो जिस तरीके के वर्क फोर्स में चाहिए, कुछ लोग मतलब कौशल वाले हैं, कुछ लोग अनस्किल्ड भी हैं जिनके पास बिल्कुल भी कौशल नहीं है, कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत कौशल है, ऐसे लोग मतलब सेमी स्किल्ड। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है ना, प्रशासन वगैरह से संबंधित, वो भी हैं। उसके बाद करीब अगर हम बात करें तो 1 लाख इंडियंस जो हैं वो यमन में भी हैं, जो वहाँ पे परमानेंटली यमन में ही रह रहे हैं। उसके बाद इसराइल में अगर हम बात करें तो 50,000 इंडियन जूस जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं। और इसी तरीके से गल्फ माइग्रेशन जो है वो जो गल्फ कंट्रीज में भारत से माइग्रेट करके जाते हैं, वहाँ से जो पैसा भेजते हैं वो भारत के फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट था, मैंने सब कुछ कवर कर दिया इन डेप्थ। कोशिश करिएगा कि जितने भी MSOE 002 के स्टूडेंट हैं जिनको आप जानते हैं, जो भी है, जो भी पूछ रहा था, प्लीज़ शेयर करिए। बिकॉज क्या होता है ना कि बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है कि आप हार्ड वर्क करके वीडियो बनाते हो, आप करीब 5 घंटा एक वीडियो बनाने में खर्च करते हो, क्योंकि कई बार कितने सारे सिचुएशन होते हैं और लोग वीडियोस को देखते नहीं हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो कोशिश करिएगा कि सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।